Hello everyone, myself Moni Scott from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. And from this video lecture, we are going to discuss about the replication of DNA. So about the replication, पहले बात करते हैं इसके definition की. Replication of DNA. So replication of DNA can be defined as the act of making copy. Is the act of making copy. तो रेप्लिकेशन होता है इज द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपी. तो किसका कॉपी बनेगा? तो रेप्लिकेशन हम डीएनए का पढ़ रहे हैं. इट मीन्स इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए. डीएनए की कॉपी बनाने का जो एक्ट होता है, प्रोसेस होता है, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ओके. एंड during each time of cell division it is essential to transfer same amount, same quality of DNA from parent cell into the offspring cell or daughter cell. Okay, cell division जितनी भी बार होता है तो cell division का जो main purpose होता है वो होता है the division of the genetic material. Okay, तो division of genetic material एक्चुअली में जो पेरेंट में जेनेटिक मटेरियल होता है उसका डिवीजन नहीं होता, पहले उसका क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, कॉपी बनता है. और कॉपी बनने के बाद वो जो है कॉपीड पार्ट होता है वो एक्चुअली में एक ऑफस्प्रिंग में जाता है और पेरेंट वाला जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दूसरे वाले सेल में जाता है. मतलब एक सेल अगर दो सेल में डिवाइड होता है तो ये आपका कोई सेल है और ये सेल डिवाइड हुआ और दो सेल बना. माइटोटिक सेल डिवीजन में दो सेल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं. So these two daughter cells contain the same amount and same quality of DNA. ये जो DNA है ये same amount and quality. वो DNA या जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट और क्वालिटी क्या है? सिमिलर होगा. तो ये सिमिलर क्वालिटी और अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. इट मीन्स ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है ड्यूरिंग ईच टाइम ऑफ सेल डिवीजन परफॉर्म होता है. जितनी बार सेल डिवीजन होता है उतनी बार डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, जो कि प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं. ओके, सेल डिवीजन चैप्टर सेल साइकिल में कि सेल साइकिल जो है दो स्टेज में कंप्लीट होता है. एक होता है आपका इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज. तो इंटरफेज ही वो फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ओके, और रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए होता है वहाँ पे वैल्यू सी वैल्यू आपको बताया गया था. तो सी वैल्यू जो है वह नॉर्मल सेल की सी वैल्यू कितनी होती है? 2C होती है. और जब ये डिवीजन करना शुरू करता है सो ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज का जो एस फेज होता है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा और सी वैल्यू जो है डबल हो जाती है, 4C हो जाती है. तो सी वैल्यू डबल होती है किसकी वजह से? विद हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए रेप्लिकेशन से ही जो है सी वैल्यू डबल होती है. और ये सी वैल्यू का डबल होना इट इज इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसफर सेम अमाउंट एंड सेम क्वालिटी ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल. ओके, सो ये आपको क्लियर हुआ कि जितनी बार सेल डिवीजन होगा उतनी बार जो है ये सेल डीएनए का रेप्लिकेशन होना, डीएनए का कॉपी होना जरूरी है. डीएनए का कॉपी होने का मतलब जीन का कॉपी होना. जितने अमाउंट ऑफ द जीन किसी भी सेल में प्रेजेंट है तो वही सेम अमाउंट ऑफ जीन जो है उसके डॉटर सेल में भी ट्रांसफर हो, इसके लिए डीएनए का कॉपी होना जरूरी होता है. ओके, एंड देन इट रिक्वायर प्रेसाइज एक्यूरेसी. जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसमें एक प्रेसाइज अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी की भी जरूरत होती है. ओके, इट रिक्वायर precise amount of accuracy. Okay, एक्यूरेसी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें. अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगा, इनएक्यूरेसी क्रिएट होता है, तो ऐसे में हर बार जितनी बार सेल डिवाइड होगा तो उसका जीन क्या होगा? चेंज हो जाएगा. ओके, बट कुछ अमाउंट में एरर जो है जरूरी होता है. और ये इनएक्यूरेसी जो है कितने % का होता है? सो एरर जो होता है अबाउट 0.01%. ओके, एंड एरर ऑफ 0.01% cause mutation
causes cause mutation। ओके, ये जो है 0.01% अगर एरर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। मीन्स जो फीचर्स होंगे उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, मीन्स वेरिएशन क्रिएट होगा। और म्यूटेशन या फिर वेरिएशन जो है इट इज़ द बेसिस ऑफ व्हाट, इवोल्यूशन। ये जो है इवोल्यूशन का बेसिस है। ओके, सो इसीलिए जो है वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू ईच एंड एवरी टाइम द सेल डिवीजन create an error of 0.01%, okay, and this creation of variation in that percentage leads to the providing a raw material for evolution। ये evolution के लिए raw material provide करने का काम करता है। okay, and now the replication of DNA, it is called semi conservative replication of DNA। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को जो है सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोला गया by the 2% that is Watson and Crick। So what is the meaning of semi conservative replication of DNA and how it is explained experimentally? So इसी के बारे में इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। So our main topic is the semi conservative replication of DNA। semi conservative replication of DNA, which is the most important topic of this chapter। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये है आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इट वाज गिवन बाय, ये जो इसका कॉन्सेप्ट था इट वाज गिवन बाय Watson and Crick in 1953। It was also given by Watson and Crick in 1953। इसको भी जो है 1953 में Watson and Crick के द्वारा दिया गया था। And it was saying about the semi-conservative replication of DNA by Watson and Crick that both the strand of DNA from the parent cell or of the parent cell act as a template। अब देखिए टेम्पलेट क्या होता है इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। टेम्पलेट का मीन्स ये होता है कि उसी के अकॉर्डिंग जो मेन फ्रेम होता है, फ्रेम, तो उसी को हम बोलते हैं टेम्पलेट। जैसे या फिर एक चीज़ हम बोल सकते हैं साँचा जो होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री में कोई सब्सटेंस बनता है तो उसके लिए एक साँचा रखा रहता है, उसी में मटेरियल, रॉ मटेरियल डाला जाता है और वो उसी शेप का क्रिएट हो जाता है। जैसे ईंटे की बात करें, ब्रिक्स जो बनता है तो ब्रिक्स भी जो है सभी ब्रिक्स क्या होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं। तो उसके लिए उसका टेम्पलेट एक तैयार किया जाता है जिससे कि सभी एक जैसे हो। तो ऐसे ही जो है डीएनए का जो कॉपी होता है, तो उसका टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब कि हूबहू वो वैसे ही बने। तो उसके लिए देखिए डीएनए जो पेरेंट बॉडी का डीएनए होता है वह उसके जो दो स्ट्रैंड हैं वही दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड पे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से डीएनए की कॉपी बनती है। ओके, तो इस तरह से जब अब इसका पहला फीचर आप जान लीजिए, बोथ द स्ट्रैंड, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बॉडी, बोथ द स्ट्रैंड और डीएनए act as template। दोनों ही स्ट्रैंड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है डीएनए का वो टेम्पलेट की तरह से काम करता है। एंड आफ्टर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है? टेम्पलेट से ही रेप्लिकेशन होगा, टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली। ओके, टेम्पलेट पे जो कोडान रहेंगे, नाइट्रोजनस बेस रहेगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो है उसके सामने वाले, जैसे मान लीजिए दो कोई डीएनए है, डीएनए का ये जो है ये डीएनए है, इसके दो स्ट्रैंड है, तो दोनों स्ट्रैंड में बेस का कुछ क्या होगा, सीक्वेंस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एडिनिन है, या गुआनिन है, या थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, तो इसके सामने वाले में क्या होगा? या थाइमिन होगा, या साइटोसिन होगा, या एडिनिन होगा, यहाँ पे गुआनिन होगा। ओके, तो इसका एक स्ट्रैंड ये भी जो है टेम्पलेट की तरह से काम करेगा, ये भी टेम्पलेट की तरह से। अब जब डीएनए कॉपी होता है, रेप्लिकेशन आपका कंप्लीट रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन जब होगा तो क्या होगा? मान लीजिए ये वाला टेम्पलेट है, ये स्ट्रैंड ए और ये स्ट्रैंड बी,
ओके, दो स्ट्रैंड मान लेते हैं, या हम इसको एक्स वाई से देखते हैं, क्योंकि ए जो है ए फॉर एडिटिंग होता है, तो हम ए को ना लेकर के यहाँ पे एक्स वाई लेते हैं। ओके, तो सपोज ये वाला एक्स स्ट्रैंड है, तो एक्स स्ट्रैंड ये किसका है, पेरेंट का है। अब यहाँ पे ए है, जी है, पी है और सी है। अब जो नया वाला बनेगा, ओके, उसके सामने क्या बनेगा, नया वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे इसके फ्रंट पे एक नया सिंथेसिस होगा स्ट्रैंड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। एक चेन जो है पेरेंट वाले डीएनए का आएगा, और दूसरा चेन क्या होगा, नया बनेगा। तो नया वाला जो बनेगा वो कैसा होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे टी होगा। ओके, और वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें ये वाई वाला है, ये पेरेंट वाला है। ओके, और इसके जो प्रोग्राम दिख रहे हैं आपको पी, सी, ए एंड जी। तो यहाँ पे जो नया बनेगा, नया वाला चेन बनेगा, इसके सामने क्या होगा, ए होगा, जी होगा, टी होगा और सी होगा। ओके, तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि आफ्टर रेप्लिकेशन वी आर फाइंड इन बोथ द कॉपी, दोनों ही कॉपी और डीएनए में दो डीएनए बने, एक डीएनए से क्या, दो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दो डीएनए बन गए, एक डबल हेलिक्स से दो डबल हेलिक्स बन गए। बट दोनों में ये क्या दिख रहा है कि दोनों के पास एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो किसका है, पेरेंट का है। इसमें भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसका है, पेरेंट का है, वाई वाला है, एक्स वाला है। और एक स्ट्रैंड क्या है, दोनों में न्यूली सिंथेसाइज्ड है, एन फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड। ओके, तो आफ्टर रेप्लिकेशन both the copy of DNA has one of the strand is parental while one other is the newly synthesized, and this is called the semi conservative replication of DNA। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA, that is after replication। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसको बोलेंगे, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन निकालते हैं, आफ्टर रेप्लिकेशन the copied DNA has one strand of parent DNA while other is newly synthesized। This is called semi-conservative replication। ओके, तो आप डीएनए याद रही, आपको क्लियर हो गया होगा कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होगा, और इसमें इसका रिजल्ट क्या होता है, द रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA, single double stranded DNA produce two double stranded DNA। तो इस तरह से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन होगा आफ्टर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, so this is all about the semi conservative replication of DNA, and it was given by Watson and Crick, which are also popularized for the giving of a double helix model of DNA। double helix model of DNA जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा भी। और सेंट्रल डोग्मा जो आपको पढ़े हैं वो किसके द्वारा दिया गया था, क्रिक के द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। मीन्स ये थ्री टॉपिक जो है इन्हीं लोगों के आगे पीछे घूमता है, एक आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दूसरा सेंट्रल डोग्मा और तीसरा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो अबाउट द experimental proof of semi-conservative replication of DNA, and it was done by the experiment was done by
Maximum recession and Franklin Stahel. Franklin Stahel and Maximum recession. These are the two persons which was who were done the experimental proof or experiment to prove the semi-conservative replication of DNA, and this experiment was done in 1958. तो 1958 में इस एक्सपेरिमेंट को करके प्रूव किया गया था. आफ्टर द concept of after 7 years the concept given by the two person, that is Watson and Crick. Watson and Crick के द्वारा जो concept दिया गया था उसके 7 years later, not 7 years, it is 5 years. So experiment was done by Maxwell Seltzer and Franklin Stahel. तो ये जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या फिर दूसरे वर्ड में ये पूछा जा सकता है which experiment was done by Maxwell Seltzer and Franklin Stahel, और एक्सपेरिमेंट ऑफ Seltzer and Stahel एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किस चीज़ को लिया था, तो रॉ मेटेरियल लिया गया था was taken बैक्टीरिया इस ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया गया था. पहली बार इस ई कोलाई बैक्टीरिया में ही एक्सपेरिमेंट किया गया था इसको प्रूव करने के लिए. इसके बाद इसमें दूसरा चीज़ क्या लिया गया था, दैट वाज NH4Cl मीडियम फॉर नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के सोर्स के लिए जो है यहाँ पे एक मीडियम लिया गया. द सोल्यूशन ऑफ साल्ट NH4Cl हैविंग नाइट्रोजन 15. ओके, इसमें नाइट्रोजन जो है 15 लिया गया, 15 नाइट्रोजन लिया गया. नाइट्रोजन 15 का मतलब समझ रहे हैं सभी लोग, मीन्स यहाँ पे जो है इसके एटॉमिक वेट को दिखाया जा रहा है. नाइट्रोजन 40 जो है इसका एटॉमिक वेट 40 होगा और 15 मीन्स एटॉमिक वेट 15. सो ये दो कंपोनेंट लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू डेंसिटी, both density of nitrogen, that is low density nitrogen and high density nitrogen, ये दोनों डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन को जो है सेपरेट करने के लिए ये जो है एक ग्रेडियंट को यूज किए, एंड दैट ग्रेडियंट वाज सीजियम क्लोराइड. ओके, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन. तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया. अब देखिए इसमें ये सारे तो रिक्वायरमेंट थे इस एक्सपेरिमेंट के. अब एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे परफॉर्म किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप था, उस स्टेप में इन्होंने क्या किया, दैट दे ग्रो ई कोलाई, they grow normal E. coli with the nitrogen with atomic weight 14. Okay, light weight low density वाले नाइट्रोजन का जो E. coli था इसको इन्होंने ग्रो कराया इन कल्चर मीडियम NH4Cl having nitrogen 50 for several generation. Okay, so several generation means more than one generation तक इसको उसी मीडियम में NH4Cl with 15 वाले मीडियम में ही जो है इसको कल्चर किया इन्होंने. तो कल्चर करने के बाद हुआ क्या, इसके डीएनए में जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन जो है अब किसमें चेंज हो जाएगा, जो जैसे अभी देखिए डीएनए जितनी बार ये बैक्टीरिया क्या है, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब अगला जनरेशन इनका क्या होगा, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो जो डॉटर सेल बनेंगे, दैट डॉटर सेल विल बी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द बैक्टीरिया. उस बैक्टीरिया की डॉटर सेल जो होगी वही नेक्स्ट जनरेशन होगी. तो सेवरल जनरेशन जो है आपको कुछ ही घंटों में या एक दिन में या 1-2 दिन में ही बहुत सारे जनरेशन इसके मिल सकते हैं. क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है 20 मिनट्स का टाइम देता है. ये जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होता है 20 मिनट होता है. रेट ऑफ सेल डिवीजन
बैक्टीरिया में ई कोलाई बैक्टीरिया जो है एवरी 20 मिनट में जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब एक सेल जो है दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाई बाइनरी फिजन। ओके, बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के लिए डिवीजन करते हैं और एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट है और दोनों क्या होंगे, डॉटर सेल होंगे। और अभी बताया गया कि ड्यूरिंग ईच सेल डिवीजन इट मस्ट बी द कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपी होना जो है जरूरी होता है जितनी बार सेल डिवीजन होगा। और ये कॉपी ऑफ डीएनए होना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि सेम अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ डीएनए जो है वह दोनों डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में पहुंचे, इसके लिए डीएनए का कॉपी होना जरूरी होगा। क्योंकि एक जो कॉपी पैरेंटल डीएनए होगा एक सेल में जाएगा और कॉपी डीएनए जो है दूसरे वाले सेल में चला जाएगा, जिससे कि इक्वलिटी आपकी बनी रहेगी दोनों से। तो 20 मिनट्स का टाइम लगता है एक सेल डिवीजन में। तो पहला जो स्टेप था कि इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को NH4Cl के मीडियम में ग्रो कराया। ओके, अब उसके बाद सेवरल जनरेशन तक जब ये ग्रो करा देंगे तो इनको जो बैक्टीरिया मिली वो सभी बैक्टीरिया कैसी थी, उन सभी के पास जो है जो लास्टली जो आपका बैक्टीरिया के पास डीएनए जो होगा उस डीएनए में जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा होगा, हैवी नाइट्रोजन होगा। ओके, सो दे गेट E. coli having DNA with heavy नाइट्रोजन। ओके, तो इनको जो है इस पहले वाले स्टेप के बाद जो इनको ई कोलाई बैक्टीरिया मिली वो कैसी बैक्टीरिया थी, विथ हैवी नाइट्रोजन। उसके सभी के पास वह हैवी नाइट्रोजन मिला बाई सेंट्रीफ्यूगेशन किया इन्होंने। इसके बाद इतनी बैक्टीरिया जो है उसको उन्होंने क्या किया, हैवी नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया को अलग कर लिया, अपना कलेक्ट कर लिया। अब इन हैवी नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया को जो है को लेकर के इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसी को रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या कर दिया, देखिए थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, सेवरल जनरेशन का फाइंड आउट किए। इसमें देखिए पहला जनरेशन फाइंड करने के लिए क्या किया, सपोज ये दो स्टैंड है, डीएनए का दो स्टैंड और दोनों स्टैंड में ये आपका सपोज ये जो है दोनों के पास क्या है, N15 ही है, इसका भी N15 है, इसका भी N15। दोनों स्टैंड पे जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजनस बेस के पास नाइट्रोजन कैसा है, N15। अब जब इसको क्या कराया गया, फर्स्ट जनरेशन फाइंड करने के लिए, फर्स्ट जनरेशन तो फर्स्ट जनरेशन फाइंड करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 20 मिनट का टाइम लगा और यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन बनी सके। इसमें इन्होंने फर्स्ट जनरेशन इस मीडियम में रखा NH4Cl with 14। ओके, अब इन्होंने क्या किया, उसी का रिवर्स कर दिया। NH4Cl लिया लेकिन उसमें नाइट्रोजन क्या, लाइट नाइट्रोजन को लिया, हैवी नाइट्रोजन को नहीं लिया। तो लाइट नाइट्रोजन में जब इन्होंने फर्स्ट जनरेशन फाइंड किया तो इन्होंने ये देखा, क्या देखा कि ये जो है एक स्टैंड, ये दो स्टैंड है इसे। ओके, यहाँ पे N15 है ये और ये भी क्या है, N15 है। अब इसके साथ में जब नया न्यूली सिंथेसाइज जो स्टैंड आएगा वो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड के पास क्या होगा, सपोज यहाँ आपका इसका न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है, ये इसका न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है। तो न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड में जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे उसके पास नाइट्रोजनस बेस में जो नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रोजन रॉ मटेरियल कहाँ से मिला है, NH4Cl से नाइट्रोजन इसको मिला है। तो वो नाइट्रोजन कैसा है, लाइट नाइट्रोजन है। ये है N14, दिस इज N14 और एक स्टैंड कैसा है, N15 है। मीन्स पहले जनरेशन ये आपका फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोडक्ट मिला कैसा, वो मिला हाइब्रिड। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोडक्ट मिला इट वॉज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मीन्स आप लोग समझ रहे हैं, हाइब्रिड मीन्स जिसमें आधा जो चीज़ है वो किसी और का है, आधा पैरेंटल है, तो ये इसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। ओके, अब जो दूसरा, अब सेकेंड जनरेशन फाइंड करेंगे क्या आपको मिलेगा, तो सेकेंड जनरेशन में भी सेम वही NH4Cl, इसमें 14 नाइट्रोजन 14 को लिया गया और 20 मिनट का टाइम लगा इसमें। आफ्टर 20 मिनट इस सेकेंड जनरेशन आपको के सामने मिल गया। फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन व्हाट हैपेंस, तो इसमें देखिए एक ही को लेकर के अगर आप दिखाएं तो इसमें एक
दोनों का क्या है, प्रॉपर्टी सेम है, दोनों जो है हाइब्रिड है, दोनों में कोई डिसिमिलरिटी नहीं है। तो दोनों इस चीज को आप लेकर चलते हैं। इसलिए आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे एक जो है पैरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड, एक पैरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड क्या है, N15 है, N15, और दूसरे का जो है इस N14। ओके, सो व्हेन वी ऑब्टेन द सेकंड जनरेशन, so in second generation there will be what happens here, the N14 and here also the N14. Okay, it means the second, after the second generation there are two kinds of DNA. This DNA is the light DNA, light chain, और this is the hybrid. तो सेकेंड जनरेशन में हमको क्या मिला, लाइट चेन वाला डीएनए मिला और हाइब्रिड मिला, और यहाँ पे क्या मिला हमको, फर्स्ट जनरेशन में केवल हाइब्रिड मिला। तो ये किससे पता चलता है भाई, डेंसिटी ग्रेडियंट। तो डेंसिटी ग्रेडियंट कैसे इसका पता लगाएंगे, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन जो मिला उसमें फर्स्ट जनरेशन में जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे अगर हम डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड पे इसको रखेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे इसका, तो यहाँ पे आप मान टेस्ट ट्यूब पे इसको लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब पे इसका दोनों ही बोथ द स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ हैवी नाइट्रोजन, दोनों स्ट्रैंड पे हैवी नाइट्रोजन है, मीन्स ये जो है इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा है दोनों स्ट्रैंड की। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट के सबसे नीचे जो है इसका सेडिमेंटेशन होगा। ओके, और यहाँ इसमें क्या सिचुएशन में क्या हो रहा है, डेंसिटी ग्रेडियंट पे मेजर करेंगे, ये आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा ये इससे ऊपर हो जाएगा। दिस इज द प्लेस ऑफ हाइब्रिड। जो हाइब्रिड होगा वो हाइब्रिड से थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर सेडिमेंटेशन इसका होगा, यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो रहा है। और तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि सेडिमेंटेशन आपको क्लियर नहीं करेगा, एक आपका हाइब्रिड वाला और दूसरा आपका लाइट वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हैवी है, ये हैवी है, हैवी का सेडिमेंटेशन सबसे नीचे, देन हियर द हाइब्रिड वन, इट इज जस्ट above the heavy लेयर, हैवी लेयर से थोड़ा सा ऊपर इसका पोजीशन होगा। और यहाँ पे क्या है, ये हाइब्रिड है, दिस इज द लाइट वाला। सो इस तरह से सीजियम क्लोराइड पे इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया डेंसिटी ग्रेडियंट पे, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डेंसिटी वाले नाइट्रोजन जो है अलग अलग लेयर में इनका सेडिमेंटेशन हुआ है। तो ये सेडिमेंटेशन आपको देखने से पता लग सकता है। और इस तरह से तो ऐसा ही चीज़ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन तो था नहीं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, ये वाला ऑब्जर्वेशन है डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से किस तरह का रिजल्ट आपको मिला, तो रिजल्ट मिलने का मतलब कुछ इस तरह का आपका फर्स्ट जनरेशन का डीएनए होगा। और यहाँ पे रिजल्ट दो लेयर में बना, मतलब यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, और पहले वाले में एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए एक ही लेयर बन रहा है, और दूसरे वाले दो तरह का प्रोडक्ट, इसलिए दो लेयर बन रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस experiment they were able to explain that the replication of DNA is semi-conservative. Okay.